हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत आईक्यू में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 17 नवंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में। मेरे नजर देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो 2 दिन राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर नहीं आया था, तो इसलिए हम डिस्कशन भी नहीं कर पाए। तो आज फिर से हम 2 दिन के बाद फुल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं, रीबैक करते हैं दोबारा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ। एक्चुअली एक व्यूअर ने पूछा था कि रामसर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि रामसर कन्वेंशन क्या होता है। इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता देता हूँ मैं। तो रामसर कन्वेंशन 1971 के अंदर ईरान जो देश है, ईरान की कैपिटल आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कैपिटल का नाम क्या है। तो वहाँ पे ये कन्वेंशन हुआ 1971 में। जो वेटलैंड है, मतलब जो जलीय क्षेत्र होते हैं कुछ, उनको इंग्लिश में हम वेटलैंड बोलते हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व को, इंटरनेशनल महत्व के जो वेटलैंड होते हैं, उनको बचाने के लिए, उनको कॉन्जर्व करने के लिए, उनको संरक्षण करने के लिए ये इस प्रकार का कन्वेंशन किया गया। कन्वेंशन मतलब समझौता किया गया कई सारे देशों के द्वारा मिलकर के। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो वेटलैंड होते हैं, उनको कॉन्जर्व करने के लिए इस प्रकार के कन्वेंशन का नाम आप सामने पाते हैं। तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया है रामसर कन्वेंशन का। इसके तहत राजस्थान के अंदर 2 साइटें, इंपॉर्टेंट साइटें दोनों की दोनों, ये रामसर कन्वेंशन का पार्ट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, सामर झील जयपुर। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। ये दो रामसर साइटें केवल राजस्थान के अंदर इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। तो ये 1971 में हुआ था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। पेज नंबर में बात की जा रही है। बिहार के अंदर एनडीए की गवर्नमेंट बन चुकी है। यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली है यहाँ पे। तो ये इनकी आप पिक्चर देख सकते हैं। तो बिहार के राज्यपाल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका नाम है फागू चौहान। और नीतीश कुमार अभी 7वीं बार सीएम बन गए वहाँ पर। जेडीयू पार्टी के हैं नीतीश कुमार। तो इन्होंने बीजेपी के साथ अलायंस करके इलेक्शन को जीता और अभी ये दोबारा, मतलब 7वीं बार सीएम बन गए हैं नीतीश कुमार जी बिहार के। पेज नंबर में बात की जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा है। तो EQI इंडेक्स में आपको कई बार चर्चा कर चुका हूँ, उसके बारे में डिटेल से आपको विस्तार में बताया है मैंने। और इस बार बता रहे हैं कि दिल्ली में रिकॉर्ड, मतलब प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। ये केवल महज दिवाली वाले समय की इन्होंने कुछ बताया है, जो भी इन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है इस प्रकार की। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आपको चर्चा कर चुका हूँ, उसके बारे में कई बार बता चुका हूँ डिटेल से। तो प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना है इसके बारे में, तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो दिवाली पर यहाँ पे बताया है कि गुणवत्ता बहुत ही खराब हो गई वायु की। इसमें 454 बताया है इसका जो लेवल है। मैं आपको बता चुका हूँ 6 कैटेगरी है इसमें, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 200, 200 300, 300 400, 400 से 500। तो ये कुछ इस प्रकार की कैटेगरीज हैं, उनको कोडिंग के हिसाब से दिया गया है, कलर कोडिंग उनको दिया गया है। तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए 454 जो है वो किस कलर कोडिंग को रिप्रेजेंट करता है। ये जो बताया है वायु की गुणवत्ता खराब हो गई है वहाँ पे, तो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने बताया कि PM10 जो है, पार्टिकुलेट मैटर 10, उसका स्तर भी बढ़ गया है। 543 यहाँ पे बता रहे हैं, ये प्रति घन मीटर हो गया है। ये वायु प्रदूषण इतना, मतलब स्तर का हो चुका है दिल्ली के अंदर। तो ये बहुत ही खतरनाक एक, मतलब चेतावनी है ये दिल्ली वासियों के लिए, NCR के लिए। जबकि जो पराली वाला जो एक इशू था, उसको भी उसके लिए काफ़ी, मतलब रिजॉल्व किया उस इशू को, कई सारे उसके लिए समाधान दिए गए। उसके बावजूद भी इस प्रकार से स्तर का ऊपर उठ जाना तो बहुत ही चिंताजनक स्थिति है ये। NGT ने भी देश में पटाखे जलाने के लिए प्रतिबंध लगाए थे, बेचने पर प्रतिबंध लगाया था। ये इस दौरान, दिवाली के दौरान जो हुआ था, सारे की सारे घटनाक्रम। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं तीनों चीज़ें आपको बता चुका हूँ। एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर चुके हैं, NGT की हम बात कर चुके हैं, और एक और नाम आता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, वो भी मैं आपको डिस्कशन कर चुका हूँ इसके बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में, संस्थाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। एक बार मुझे NGT बता दीजिए आप, किस वर्ष इसका गठन हुआ था और किस अनुच्छेद के तहत इसकी स्थापना की गई थी। पेज नंबर में बात की जा रही है। पाली में स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि शांति, पीस मतलब शांति, इसका अनावरण किया है पाली जिले के अंदर राजस्थान में। तो PM मोदी जी ने इसका अनावरण किया है वर्चुअली, मतलब कि अभी फिजिकली, मतलब आपको पता है चीज़ें नहीं हो रही हैं, वर्चुअली यानी कि ऑनलाइन माध्यम से इसका अनावरण किया है मोदी जी ने। तो ये किस कारण किया गया है, तो जैन एक आचार्य हैं विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर महाराज की 151वीं जयंती पर यह अनावरण किया है पीस, स्टैच्यू ऑफ पीस का। नाम जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अब इनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पंजाब में भी अपनी सर्विस इन्होंने दी है, किन्होंने, जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरीश्वर ने। तो इनको पंजाब केसरी के नाम से इसीलिए इनको जाना जाता है। ये जो है विजयानंद सूरी के शिष्य थे। कौन? जैन आचार्य विजय वल्लभ जो हैं, जो विजयानंद सूरी हैं, उनके शिष्य थे ये जैन आचार्य। जन्म इनका गुजरात में हुआ और निर्वाण इनका मुंबई में, यानी कि
निर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति, अंतिम समय, यानी कि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई। निर्वाण का शब्द निर्वाण शब्द जो है जैन धर्म में आपको सुनने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि निर्वाण क्या होता है। अब ये जो प्रतिमा है 151 इंच ऊंची बनाई गई है, ये जो स्टैच्यू ऑफ पीस है पाली जिले के अंदर, और अष्ट धातु से बनाई गई प्रतिमा है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मुझे कमेंट बॉक्स में जरा ये बताइए, पाली जो जिला है राजस्थान के अंदर, उससे 8 जिलों की सीमा टच करती है, उन जिलों के नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए मुझे अभी आप। तो यहाँ पे ये न्यूज़ कवर की गई है स्टैच्यू ऑफ पीस के बारे में। तो मैं आपको एक अष्ट धातु के बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूँ। ये आप ये देख सकते हैं, ये अष्ट धातु से निर्मित एक मूर्ति है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि अष्ट धातु का मतलब होता है 8 मेटल्स। 8 मेटल्स को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्टा एलॉय। एलॉय मतलब मेटल्स, तो ऑक्टा मतलब 8, तो ये आपको पता होना चाहिए इंग्लिश में भी। अब कौन कौन से मेटल्स में लिए जाते हैं, तो इनके नाम है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, लीड, जिंक, टिन, आयरन एंड एंटीमोनी और मरकरी इसको बोलते हैं। तो ये 8 मेटल्स हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, तो ये आप नोट कर लीजिएगा अपने पास। पेज नंबर में बात की जा रही है, ये बड़ी दुखद खबर है राजस्थान के लिए। राजस्थान में कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल का निधन हो गया है, तो ये बेहद ही खास न्यूज़ बन जाती है। तो ये जो मंत्री थे, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थे, इनके वेदांता गुड़गांव के अंदर इलाज चल रहा था, तो इनकी कल ही मृत्यु हो गई, देहांत हो गया वहाँ पे इनका। ये सुजानगढ़ चूरू से इलेक्शन लड़के आए थे, यानी कि एमएलए बने थे सुजानगढ़ चूरू से। यहाँ से ये 10 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिनमें से कि 5 बार विधायक पद पर जीत चुके हैं। ये जो विधायक के लिए 10 बार ये वहाँ पे खड़े हुए थे, उनमें से 5 बार जीत चुके हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बन जाते हैं। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरा ये बताइए कि वर्तमान में राजस्थान में कितने मिनिस्टर हैं टोटल, कैबिनेट मिनिस्टर, उसके अलावा जो राज्य मंत्री हैं उनकी संख्या कितनी है, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है इस प्रकार की न्यूज़ पूछना, इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछना। पेज नंबर 3 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है माछिया जैविक उद्यान की। माछिया जैविक उद्यान जोधपुर जिले के अंदर स्थित है। मैं आपको बता चुका हूँ 5 जैविक उद्यान है राजस्थान के अंदर। तो वहाँ पे एक लाइन की बात की जा रही है, इस लाइन का नाम है रियाज। तो रियाज को यहाँ पे ये बात की जा रही है माछिया जैविक उद्यान के अंदर। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, CRZ क्या होता है? सेंट्रल जू अथॉरिटी है एक, CRZ, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है यहाँ पे, CRZ नहीं है ये, सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये, यानी कि CZA है ये, सेंट्रल जू अथॉरिटी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि CZA का गठन कब हुआ था, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है, और ये किस प्रकार की बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या वैधानिक बॉडी है, तो ये बताइए। तो CZA मैनेजमेंट करने का काम करती है कि इनका जितने भी जैविक उद्यान है राजस्थान के अंदर, टोटल 5 है, उनका मैनेजमेंट करने का काम CZA करता है, सेंट्रल जू अथॉरिटी, हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। तो यहाँ पे इनके अनुसार जो इनका नियम है वो कहता है कि जानवरों को पेयर में यानी कि जोड़े में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे रियाज को जोड़े में क्यों नहीं रखा गया है, क्योंकि इसमें कुछ हेल्थ इश्यूज हैं, इसको लेकर के इसको सेपरेटली अलग से रखा गया है। तो ये यहाँ पे कुछ चर्चा की गई है इस न्यूज़ के अंदर, तो यहाँ इसलिए मैंने इसको कवर किया है, तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है थोक महंगाई दर, तीसरे महीने में वृद्धि देखी गई है थोक महंगाई दर, यानी कि WPI की चर्चा चल रही है यहाँ पे। ये एक्चुअली 3-3 महीने बाद क्वार्टरली इसकी रिपोर्ट निकाली जाती है, तो यहाँ बताया गया है कि तीसरे महीने बाद, यानी कि 4 रिपोर्ट ऐसी निकलती हैं इसकी, हर 3 महीने बाद थोक महंगाई दर की रिपोर्ट निकाली जाती है। आप मेरे को ये बताइए WPI का जो बेस ईयर है वो कौन सा है इस वक्त, कमेंट बॉक्स से कमेंट करके बताइए WPI का बेस ईयर क्या है। तो इसे WPI के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी जो रिपोर्ट है वो कौन निकालता है, इसकी रिपोर्ट निकालता है आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, यानी कि इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफिस जो है, ये जो ऑफिस है ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। ये जो ऑफिस है ये इसकी रिपोर्ट निकालता है हर 3 महीने बाद थोक महंगाई दर या WPI की। और अब इसमें बता रहे हैं कि तिमाही जो है इस बार की, इसमें वृद्धि देखी गई है, तो अच्छी बात है, इकोनॉमी के लिए चीज़ें बेहतर हो रही हैं अब। तो ये सारी की सारी चर्चाएं यहाँ पे की गई हैं, इंपॉर्टेंट बन जाती है ये न्यूज़, तो आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है पेरू में अंतरिम राष्ट्रपति मैनुअल मोरिनो ने दिया अपना इस्तीफा यहाँ पे। तो मैनुअल मोरिनो है यहाँ पे, अंतरिम राष्ट्रपति थे, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया यहाँ पे। तो देख लेते हैं पेरू के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम पेरू में अंतरिम प्रेसिडेंट का नाम है मैनुअल मेरिनो, यहाँ पे इस्तीफा दे दिया है इन्होंने। राजनीतिक जो डिस्प्यूट चल रहा है, गतिरोध चल रहा है, उसके चलते यहाँ पे इस्तीफा दिया है। पेरू की राजधानी जो है वो लीमा है। मैं आपको इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन एक बार दिखा देता हूँ। अब मैं ये आप देख सकते हैं पेरू देश है, इसका कैपिटल हो गया लीमा। यहाँ पर ये जो पार्ट है ये है पैसिफिक ओशन वाला पार्ट है, पूरा का पूरा नॉर्थ और साउथ। अब यहाँ पे एक करंट आता है बहुत ही फेमस, जिसको हम बोलते हैं पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। ये जो एरिया है यहाँ पे होता है वो करंट
पेरू करंट या हम्बोल्ट करंट। अभी मैं डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे, केवल आपको बता दूं कि ये करंट होता है पेरू या हम्बोल्ट करंट के नाम से जाना जाता है। ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं इसे। तो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पेरू से यहाँ पे ये कुछ कंट्रीज बॉर्डर शेयर करती हैं। यहाँ पे इक्वाडोर हो जाता है, कोलंबिया हो जाता है, यहाँ पे ब्राज़ील हो जाता है, या बोलीविया यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ कंट्रीज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए। साउथ अमेरिका का देश है पेरू, इंपॉर्टेंट देश है पेरू। देखते हैं आगे। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है, एक विमान है बहुत ही बड़ा, कार्गो विमान है, दुनिया के अंदर सबसे बड़ा विमान है, कार्गो विमान की श्रेणी में जो आता है जो। तो दुनिया का ये सबसे बड़ा विमान, इसका नाम है एंटोनोव AN 124। तो इसका नाम आपको पता होना चाहिए, एंटोनोव दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से है एंटोनोव। तो रूस के हवाई अड्डे पर क्रैश हो गया ये, मतलब कि जब वो अपनी यात्रा के लिए उड़ान भर रहा था, वहीं पे ये क्रैश हो गया विमान। तो बड़ी न्यूज़ बन जाती है ये, रूस के अंदर ऐसा हुआ है। इसका नाम आपको पता होना चाहिए, एंटोनोव AN 124। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़े विमानों की श्रेणी में आता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा विमान है। तो ये इसलिए न्यूज़ यहाँ पे मैंने कवर की है इसको। पेज नंबर से बात कर लेते हैं। तो ये है एक स्पेस एक्स कंपनी। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक का नाम आप मेरे को बताइए, इनके ओनर कौन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अब रॉकेट है एक फाल्कन 9 रॉकेट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भेजा है इन्होंने। यहाँ पे इसके अंदर 4 लोगों को भेजा गया है, 4 यात्री गए हैं। किस विमान में? ये इसमें गए हैं, फाल्कन 9 रॉकेट में भेजे हैं स्पेस एक्स ने। कहाँ से भेजे हैं? ये भेजे हैं कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। तो इसके बारे में पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है कैनेडी स्पेस सेंटर कहाँ पर है। फ्लोरिडा अमेरिका के अंदर स्थित है ये सेंटर। और ये फाल्कन 9 एक रॉकेट है जो कि स्पेस एक्स ने भेजा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए, 4 यात्रियों को भेजा है। तो आगे भविष्य में संभावना है कि टूरिज्म स्टार्ट हो जाए, शायद स्पेस टूरिज्म जो है जिसकी चर्चाएं चल रही हैं। स्पेस एक्स बहुत ज़्यादा चर्चाएं करता है कि इस प्रकार से हम टूरिज्म स्टार्ट करेंगे इन चीज़ों को लेकर के। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि डेड सी है। तो वहाँ पर क्रिसमस का ट्री लगाया है किसने? इजराइल के पर्यटन विभाग ने। तो इंपॉर्टेंट है, डेड सी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। खारा पानी है पूरा का पूरा यहाँ पे डेड सी जो है। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि डेड सी किन 2 देशों के बीच में, कई बार चर्चा कर चुका हूँ, मैप के थ्रू भी दिखा चुका हूँ आपको मैं। तो बताइए किन 2 देशों के बीच में है डेड सी। मैंने आपको यहाँ पे एक हिंट भी दे दिया है, अगर आप यहाँ से कैच कर सकते हो तो इसका आंसर जो है इजीली दे सकते हैं। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है सौमित्र चटर्जी की। सौमित्र चटर्जी का निधन हो गया है। ये एक अभिनेता और निर्देशक थे, बहुत ही बेहतरीन निर्देशक थे। इनका संबंध बंगाल राज्य से है, भारत के अंदर। इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इसके अलावा कई और अवार्ड इनको दिए गए हैं। तो इनका भी निधन हो गया है। बंगला सिनेमा के लीजेंड के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, बहुत ही बेहतरीन ये एक्टर थे और डायरेक्टर भी थे। तो इनका भी निधन हो गया है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, सौमित्र चटर्जी। पेज नंबर से बात की जा रही है, ये बात की जा रही है इथोपिया में कुछ हमला किया है। तो यहाँ पे बस पर हमला किया है, 34 लोगों की मौत हो गई है। न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो इथोपिया की राजधानी का नाम है अदीस अब्बास और ये आता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो मैं दिखाता हूँ कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता क्या है। अब देखते हैं इसका मैप हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका। 4 इसमें देश आते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, इरिटेरिया, जिबूटी, इथोपिया, सोमालिया। हॉर्न मतलब एक सींग, हिंदी में बोलते हैं इसको सींग, जैसे कि आपने गाय का सींग देखा होगा, उसकी जैसी इसकी शेप है, बनावट है, इसके कारण इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है। 4 देश इसके अंदर आते हैं, इंपॉर्टेंट देश हैं। अब देख लेते हैं कि इथोपिया से कौन कौन से देश यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये है इरिटेरिया है, जिबूटी है, सोमालिया है, केन्या है, साउथ सूडान है यहाँ पे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सूडान जो देश है उससे अलग हुआ था साउथ सूडान की कैपिटल है जुबा। इसके बारे में पता होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि साउथ सूडान कब बना, किस वर्ष में ये नया देश बना था, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भी आप। तो मुझे आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्द से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस प्रकार की वीडियोस का फायदा उठा सकें। आप मुझे अपने सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं या ईमेल भी कर सकते हैं। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।